अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान जुल्फ़कार है और जैसे कि आप जानते हैं मैं लम्स में लॉ का स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं शुएब इरफान। और शुएब इरफान सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, नस्ट में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले शुएब इरफान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बच्चों को गाइड करने के लिए। ठीक हो गया। शुएब, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन ज़रा बेहतर होगा कि आप अपने भी अल्फाज में बता दें आप क्या कर रहे हैं और कौन से साल में है, कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब इरफान है और मैं नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर यानी कि मेरा सेकंड ईयर चल रहा है और बेसिकली मैं फ़कीर वली से बिलोंग करता हूँ, तहसील हारूनाबाद। जी। और शुएब इरफान, ज़रा ये बताइएगा कि आपने जो टेस्ट लिया दिया था नस्ट का, बेसिकली NET 1, NET 2, NET 3, तीन टेस्ट होते हैं, आपने कौन सा दिया था और किस में आपके ज़्यादा मार्क्स आए थे। अच्छा, मैंने तीनों टेस्ट दिए थे, NET 1 भी, NET 2 भी और NET 3 भी। फर्स्ट टेस्ट के अंदर NET 1 के अंदर मेरे 110 मार्क्स थे। इसके बाद NET 2 के अंदर मेरे 130 मार्क्स थे और NET 3 के अंदर मेरे 140 मार्क्स थे। अच्छा, माशाल्लाह, 130 और 140, मतलब आपने अच्छा खासा इंक्रीज किया है। और जी। आपके मैट्रिक या FSC में कितने मार्क्स थे। मैट्रिक के अंदर मेरे 1037 मार्क्स थे और पार्ट 1 एफएससी के अंदर 476, और अगर पूरी एफएससी को इंक्लूड किया जाए तो 1024। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस दफ़ा तो बच्चों की 1100 आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जी। आपने 1037 लिए थे, अच्छी खासी मेहनत की होगी। तो खैर, मेहनत जी, तो इस अभी भी दफा। की है, लेकिन अभी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया कि नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, जी। अभी आप हमें ये बताइएगा कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और सिविल इंजीनियरिंग का सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग होती है नस्ट में, या बाकी भी इंजीनियरिंग्स हैं, और कैंपसेस कितने हैं, या उसका किस तरह से नस्ट में हिसाब किताब है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, नस्ट के 5 कैंपस हैं। मेन कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है, सेक्टर 12 के अंदर। इसके बाद नस्ट का एक कैंपस है रावलपिंडी के अंदर, EME के नाम से जाना जाता है, और MCS। ठीक है, एक कोयटा कैंपस है नस्ट का, और एक कराची के अंदर कैंपस है, और एक रिसालपुर के अंदर कैंपस है। इन सब का जो मेन कैंपस है वो इस्लामाबाद में है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग करवाई जाती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, केमिकल और मटीरियल इंजीनियरिंग। ठीक। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन सी आती है, और उसके बाद मतलब पहली टॉप 3 बता दें, और सबसे एंड वाली अगर आप बताना चाहें थोड़ा सा मेरिट के हिसाब से, लाइक बच्चे किसको प्रेफर कर रहे होते हैं, मेरिट किसका ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये ट्रेंड चलता आ रहा था कि मैकेनिकल टॉप पर थी, फिर इलेक्ट्रिकल थी, फिर इस तरह सिविल थी ना। लेकिन इस साल या पिछले साल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, सॉफ्टवेयर टॉप पे आ रही है। पहले पर सॉफ्टवेयर आ रही है, उसके बाद मैकेनिकल है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर सिविल है, फिर केमिकल और फिर मटेरियल। ठीक है। लाइक अभी थोड़ा सा जी। बच्चों को पता चल रहा है कि IT वगैरह में आना चाहिए, और जी, CS IT का स्कोप है CS। और आना चाहिए IT में। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि NET का स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मार्क्स होते हैं उसमें, और कितने पोर्शंस होते हैं उसके। ठीक हो गया। एनईटी के अंदर बेसिकली 200 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, 60 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं, 20 इंग्लिश के और 10 जो है वो इंटेलिजेंस के होते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं कि एनईटी जो है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर में से आता है कि सेकंड ईयर से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एनईटी कहीं से भी आ सकता है, एफएससी पूरी इंक्लूड होता ठीक ठीक। और इसमें आपने ऐसे बताया कि ये 4 से 5 पोर्शन होते हैं, और इनकी वेटेज जो है वो भी आपने बता दिए, लेकिन एग्जाम अटेम्प्ट हम किस तरह करें, किस पोर्शन को पहले किया जाए, किस पोर्शन को बाद में किया जाए। है। अच्छा, तो मैं तो ये आपको दे सकता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 60 हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो 140 बनते हैं। तो आई थिंक पहले इन दोनों पोर्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के 80 क्वेश्चन है, उनमें काफी तकरीबन 40 प्लस MCQs ऐसे होते हैं जो कि हर बंदा कर लेता है। ठीक है। 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि MCQ सही हो या गलत ना हो जाए। ठीक है। इसी तरह फिजिक्स के अंदर होता है 20 to 30 क्वेश्चन इजी होते हैं। तो मैथमेटिक्स को पहले किया जाए, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद इंटेलिजेंस। इंग्लिश को बेशक आप एंड पे कर लें, क्योंकि उसके कोई समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं कहाँ से MCQ आए होते हैं। ठीक है। तुक्के और लगाने होते हैं, ये समझ लें। केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक आती है ज़्यादा या इनऑर्गेनिक आती है, या वो मतलब अगर आपने बुक पढ़ी हुई है, सेकंड ईयर की तैयारी की हुई है, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के MCQ सबसे इजी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ बुक्स की जो हेडलाइंस होती है ना, वो दी होती हैं उठा के, सेम टू सेम। ठीक और है। ज्यादा पार्ट जो है सेकंड ईयर में से ऑर्गेनिक में से आता है। ठीक। चैप्टर नंबर 7 के बाद ज्यादा पार्ट आता है, और ठीक। फर्स्ट ईयर में से भी काम आते हैं, ज्यादातर सेकंड ईयर में से आते हैं, केमिस्ट्री के खासकर।
ठीक है, और ऑर्गेनिक फिजिक्स के केमिस्ट्री वही में। न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल होंगे थोड़े से, और मैथ का तो हमें पता है डेरिवेशन और वो जी, इंटीग्रेशन भी। मैथ के पास फार्मूला फर्स्ट ईयर के अंदर काफी फार्मूला और सेकंड ईयर के अंदर डेरिवेशन इंटीग्रेशन वगैरह। फिजिक्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ थ्योरी टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, ये चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये बता दिया। इसका टाइम कितना होता है एनईटी का, टाइम हमें बता दें। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पे आप अड़ जाएं तो किस तरह उसको करना चाहिए, या एग्जाम प्रेशर जो होता है उसके हवाले से आप क्या गाइड करना चाहेंगे हम। अच्छा, सबसे पहले 200 एमसीक्यूज होते हैं और 3 आवर्स होते हैं, यानी कि अगर हम 180 मिनट्स के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपके पास 1 मिनट से भी कम वक्त है एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। अगर हम देखें तो 50 सेकंड ऑलमोस्ट है। ठीक है। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि सबसे पहले आप जिस पोर्शन में, यही नहीं कहूंगा कि हर बच्चा मैथमेटिक्स को स्टार्ट करे, क्योंकि किसी की फिजिक्स अच्छी हो सकती है, किसी की केमिस्ट्री। तो जो पोर्शन आपको लगता है आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहले आप उसको स्टार्ट करें। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे मैथ अच्छी लगती थी तो मैंने मैथ पहले स्टार्ट की। तो मैथ के मैंने फर्स्ट से स्टार्ट किया, तो मैं सॉल्व करता गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पर मैं अट जाता, यानी कि मुझे लगता था कि ये मुझसे नहीं होगा, उसको छोड़ दिया, स्किप करके आगे जाएं। ठीक है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। एंड के अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आपने जो अन अटेम्प्ट किया उनको दोबारा आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो एंड में अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, वरना लगा दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि छोड़ना कोई एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 200 टोटल एमसीक्यू है, तो आपने कोशिश करनी है कि सारे अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, और एग्जाम प्रेशर आपको जी किस तरह हैंडल करना चाहिए। लाइक कुछ बच्चे बड़े नर्वस होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, और जैसे हम जी हारूनाबाद से हूँ मैं, और आप फकीर वाली से हैं, बच्चे इतना ट्रैवल करके दूर जाते भी हैं। उन्हें कौन सा जी टाइम जी। रखना चाहिए, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का। और उस हवाले से आपने भी 3 दिए थे, तो आप भी फकीर वाली से ऑब्वियसली गए होंगे क्योंकि आपका कॉलेज भी वहीं से था, तो उस हवाले से कुछ गाइड करना चाहिए हमें। अच्छा, मैंने तीनों एनईटी जो है मॉर्निंग टाइम के अंदर दिए थे। ठीक है, तो मैं इस तरह करता था कि शाम को इधर से चलता था, सुबह तकरीबन 5 बजे 6 बजे बस पहुंच जाती थी इस्लामाबाद के अंदर। ठीक तो है। 9 बजे मेरा एग्जाम होता था। ठीक है, तो मैं खाना वगैरह खा के नाश्ता करके चला जाता था एनईटी देने। ठीक है, ठीक है। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि मॉर्निंग टाइम मेरे लिहाज से ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये जो इवनिंग टाइम है ना, वो तकरीबन 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है। तो हम्म। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि एक दफा सर मतलब कि उनको नींद नींद से उठे होते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, ज्यादा नहीं, हम्म। ट्रेवल करके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम के अंदर वो दे लें तो बेहतर है, क्योंकि ज्यादा जितनी देर वो बैठे रहेंगे तो ज्यादा वो ओवर थिंकिंग करेंगे, तो उसकी वजह से उनके प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। और साथ एक चीज जरूर प्रेफर करता हूँ मैं, कोई चीज मीठी चीज लेकर जाएं जरूर, चॉकलेट्स टाइप वगैरह। ठीक है, उससे प्रेशर चॉकलेट, कंट्रोल खजूर आपका या बहुत कुछ जल्दी भी होता हो है। सकते कोई हैं। बबल वगैरह इस तरह कुछ चीज हम्म। डाल लें मुंह के अंदर, ताकि आपको ओवर थिंकिंग ना करें, किसी और तरफ आप सोचें। और एग्जाम जो है दैट्स ये इट। पेपर बेस्ड होता है, या किस तरह आपको बबल शीट फिल करनी होती है ईकेट की तरह, या किस तरह। जो इस्लामाबाद के अंदर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जो ठीक है। कराची के अंदर होता है वो पेपर बेस्ड भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड भी, ज्यादातर वो पेपर बेस्ड ही होता है। ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता। लाइक आपको अगर जिस तरह मुझे चलाना नहीं आता है, तो मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे बैठ रहा हूँ, वो भी डायरेक्ट टेस्ट देने, तो इसमें मुश्किल होगी मुझे, या किस अच्छा तरह इसको हैंडल करना होगा। अच्छा, तो बेशक आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, जब आप एनईटी देने जाओगे तो तकरीबन आपको आधा घंटा पहले वो गाइड करेंगे। ठीक है, कि इस तरह आपने यूज करना है, इस तरह आपने यूज नहीं करना है, ये आपने स्टेप फॉलो करने हैं। तो आई थिंक बंदा सीख जाता है उधर आधे घंटे के अंदर, जो जो वो बताते हैं स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। तो अगर किसी को नहीं भी चलाना था तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। टेस्ट से अब हम थोड़ा सा निकल के आते हैं बाहर। आपने जो प्रिपरेशन इसकी की थी, वो आपने किस तरह की थी। लाइक ई कैट होता है या जीकी वगैरह के टेस्ट होते हैं, तो उनका तो हमें पता है कि आपके एग्जाम खत्म हो गए हैं सेकेंड ईयर के। अब आपके पास टाइम है 1 माह 15 दिन 20 दिन, तो आपने उन्हीं टेस्ट को तैयार करना है। लेकिन नस्ट के केसेस में हमारे पास NET 1 अभी दिसंबर में हो रहा है, NET 2 जो है वो मार्च हम्म। अप्रैल में होगा, और NET 3 जो है वो टेस्ट के बाद होगा। तो इसमें आपकी प्रिपरेशन रूटीन किस तरह होनी चाहिए, आप किस तरह प्रिपेयर करें अपनी सेकंड ईयर के साथ अपने टेस्ट को। अच्छा, तो सबसे पहले एनईटी 1 जो अभी रिसेंटली आ रहा है, ठीक है, दिसंबर के अंदर हो रहा है। तो क्योंकि उस वक्त एफएससी का सेकेंडरी का कुछ ज्यादा इतना सिलेबस नहीं पढ़ा होता स्टूडेंट्स ने, और उनकी क्लासेस भी चल रही होती हैं, तो प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप डेली डेली थोड़ा सा ना फर्स्ट ईयर के जो फार्मूलाज है मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के, उनको थोड़ा सा आप देखते रहें, रीड करते रहें, और केमिस्ट्री की थोड़ी रीडिंग स्टार्ट करें बस। ठीक है, बाकी इंटेलिजेंस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो इजी होते हैं। बाकी NT 2 के अंदर भी सेम ही होगा, उस वक्त आपके एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन चल रही होती है कॉलेजेस वगैरह के अंदर।
तो काफ़ी मुश्किल होती है प्रिपरेशन करने में। तो उसमें भी ये होता है कि बस आप 10 दिन पहले या 15 दिन पहले स्टार्ट कर दें, ठीक है, और फार्मूला वगैरह को देख लें तो इजी सीन है। बाकी एनईटी थ्री जो है उसके अंदर आपको 1 माह या 20 दिन 25 दिन पहले मिल जाते हैं तैयारी करने जी के लिए, तो आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें अंदर स्टूडेंट जो है काफ़ी अकेडमीज वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि अकेडमीज वगैरह आप ज्वाइन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। ठीक। ठीक है। इस तरह होता है कि एकेडमीज वगैरह के अंदर ना वो पढ़ाते हैं तो काफी डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, खासकर किप्स वगैरह और स्टेप्स वगैरह के। वो काफी डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, तो समझ नहीं आ रही होती कि ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने, इस तरह तो सारे एमसीक्यू गलत हो जाएंगे। तो जो कंसेप्ट बंदे को आता होता है ना वो भी भूल जाता है कि सही, लाइक सारे वो एक कॉन्सेप्ट प्रेशर डिस्टर्ब हो क्रिएट हो जाते जाता हैं। है आपके माइंड में। प्रेशर क्रिएट होता है, कंसेप्ट सारे और डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता नहीं ये कैसे होगा। और तो एनईटी इसके वन और सबसे टू एनईटी वन और टू के दौरान ये है कि आप पेपर्स से 20 दिन पहले, या जब आपकी डेट आ जाए, या आपको पता हम्म। हो कि इस टाइम फ्रेम के अंदर मेरा टेस्ट होने वाला है, तो आप रोज आधा घंटा या घंटा देने लग जाएं हर बुक को, और थोड़ा थोड़ा उसका पढ़ते रहें, उसके फॉर्मूलाज याद करते रहें, फिजिक्स के जी और मैथ्स के और केमिस्ट्री की रीडिंग करते रहें, सिंपल। ठीक शुएब साहब, अभी जैसे आपने एकेडमीज की बात करी दी है कि एकेडमी आपने ज्वाइन नहीं की थी, और आप भी ये रिकमेंड करेंगे कि जी आप ना ज्वाइन करें, क्योंकि वो एक मुश्किल काफ़ी देते हैं। मैंने खुद प्रिपरेशन की थी 2018 में, तो मुझे आइडिया है वो काफ़ी मुश्किल देते हैं आपको, एज कम्पेयर टू जी जब आपके एग्जाम में आता है वो काफ़ी आसान होता है। और जी। आपने अगर प्रिपरेशन नहीं की थी एकेडमी से, तो आपने किस तरह की थी, या आपने ऑनलाइन कुछ साइट से की थी, या आपने सिर्फ बुक्स पढ़ी थी, किस तरह आपने अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने एनईटी वन की प्रिपरेशन कोई खास ज्यादा की नहीं थी, बस फार्मूलाज वगैरह देखे थे तो मैं एनईटी वन दे आया था। ठीक है, उसी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे 1 टर्न। ठीक है, एनईटी टू के अंदर मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी। मैं वो इस तरह करता था कि मैं ना एक चैप्टर जो है उसके, फॉर एग्जाम्पल 2 चैप्टर होते थे मैं मैथमेटिक्स के, वो मैं रीड कर लेता था, यानी कि उसके फार्मूला वगैरह मैं देख लेता था कि इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाता था और उस चैप्टर के ऑनलाइन एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करता था, यानी कि प्रैक्टिस करता था। मेरा ख्याल है इलम की दुनिया शायद वेबसाइट थी कुछ तरह से, या ई कैट के लिए कुछ एक वेबसाइट है, तो वो चैप्टर वाइज आपके उन्होंने एमसीक्यूज निकाले हुए हैं, तो वो मैं हम्म। ऑनलाइन अटेम्प्ट करता था। इसी ठीक। तरह एनईटी थ्री जो है उसमें भी काफी टाइम था मेरे पास, तकरीबन 1 माह या 1.5 माह था। तो उसमें भी मैंने दोबारा अपने चैप्टर वाइज किए। फिर जब मुझे एनईटी टू मैंने तैयारी की थी तो मैं एनईटी थ्री के अंदर मैं 5 5 चैप्टर कर लेता था, 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए, उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। फिर इस तरह हर बुक के 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए, अटेम्प्ट कर लिए, तो इस तरह प्रिपरेशन की है मैंने तो। ठीक। अभी तो जैसे कि आपने मैं बताया कि इल्म की दुनिया है, खैर अब तो काफ़ी वेबसाइट्स आ गई हैं, उनमें से एक जी, खान ये एकेडमी है काफी वो। वेबसाइट्स हैं। जी, खान एकेडमी है वो फ्री हम्म। देती है। इसके अलावा दो से तीन तीन वेबसाइट्स हैं जो आपसे कोई 5 से 6 हज़ार सब्सक्रिप्शन लेती हैं पर मंथ। उनमें एक नून एकेडमी है, एक तबीर एकेडमी है, और उसके बाद नियर पियर भी है। तो आप अगर इनकी 5 से 6 हज़ार की सब्सक्रिप्शन है, वो अगर आप खरीदते हैं, तो वो उसमें आपके टेस्ट वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, वो लेक्चर भी उन्होंने रिकॉर्डेड जी रखे होते हैं। खान एकेडमी में शायद रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़े हैं, बाकियों में भी इस तरह है। वो खान एकेडमी तो फ्री है, लेकिन बाकी पेड है। तो अगर आप एज कम्पेयर टू मेरे इन पर मेरे आप ओपिनियन सुनेंगे, तो जब आप लाहौर आते हैं, एक तो आप 60-70 हज़ार रुपया अकेडमी में सिर्फ फीस देते हैं, उसके बाद 10 हज़ार रुपया उनकी बुक्स का होता है, फिर उनके एसी के चार्जेस भी होते हैं, फिर आपने रहना भी होता है। तो ये बात जो है आपकी आजकल के दौर में जिस तरह इन्फ्लेशन चल रही है, तो 1.5 लाख तक आपकी गेम पहुंच जाती है। तो इससे जी जो अच्छा, अगर आपको किसी को 5-10 हज़ार देना भी पड़े, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है, क्योंकि आप तो घर में होते हैं, और जब आप रूटीन आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है। जिस तरह शेब ने बताया कि उन्होंने भी घर ही तैयारी की थी, लेकिन ये फिर मैं उनसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकता हूँ कि लाहौर में जब आप आते हैं आपकी रूटीन खराब होती है, आपका खाना खराब जी होता है, आप उठ नहीं सकते हैं, हॉस्टल में रहना मुश्किल होता है, खाना पसंद नहीं आ रहा होता। और मेरे साथ तो ये सब कुछ हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप घर में रहें, आपकी जी रूटीन बनी होती है, खाना आपको अच्छा मिल रहा होता है, आपने सिर्फ पढ़ना होता है। और पढ़ने के लिए आप अगर 5-10 हज़ार इन वेबसाइट्स को दे दें, और थोड़ा-सा ई-लर्निंग की तरफ मूव करें, तो आपको आसानी होगी। शुएब साहब, ये बताइएगा कि आप जो है इसमें यूईटी में भी आपका एडमिशन हुआ था, आई थिंक सिविल जी। इंजीनियरिंग में ही, और आपका नहीं, नस्ल में इलेक्ट्रिकल हुआ में था, हुआ था मेरा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल हुआ में था। ही। ठीक जी है। और शायद अगर आप वहाँ रहते, तो आपका वो लिस्ट अपडेट होती, तो आपका नाम आ जाता। तो आप जी। मुझे ये बताएं कि नस्ट और यूईटी आपने किन वजह से नस्ट को चूज किया? ये आपकी फील्ड आपकी मेन रीजन थी चूज करने की, या कुछ और वजूहत थी? और आप किसी तीसरे बंदे को क्या रिकमेंड करेंगे जो आपकी सिचुएशन में ही हो, अगर उसका यूईटी में इलेक्ट्रिकल में है और नस्ट में सिविल में है, या थोड़ा सा उल्टा है कि नस्ट में इलेक्ट्रिकल में है वहाँ सिविल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि लोग बहुत कंपैरिजन करते हैं यूटी और खासकर नस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ क्लियरली भाई, दोनों टॉप की यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, नस्ट भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, यूटी लाहौर भी टॉप की यूनिवर्सिटी है।
ठीक है। तो मेरा तो यूटी लाहौर के अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर हुआ था और मेरा वहाँ पर फीस भरा था। ठीक है। तो इसके बाद अगर नस्ट के अंदर मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा स्कॉलरशिप पर एडमिशन हुआ था। ठीक है। तो इसकी वजह से एक मेरी ये प्रेफरेंस की वजह थी। दूसरी प्रेफरेंस की वजह ये थी कि मैं बेसिकली तैयारी ही नस्ट की कर रहा था। मेरा मतलब एम था कि जाना है नस्ट के अंदर, इंजीनियरिंग करनी है तो भाई नस्ट से करनी है। ठीक है। ठीक। तो यूटी लाहौर में तो मुझे घर वालों ने रिकमेंड किया कि यूटी में चले जाओ, टेस्ट दे आओ, फीस भी उन्होंने पे की। मेरा कोई मूड नहीं था यूटी में जाने का, मैं दिली खुश नहीं था यूटी जाने के लिए। सही। ठीक है, नस्ट जाना था। तो ठीक जैसी है। मेरी लिस्ट लगी है नस्ट के अंदर कि मेरा नेम आ गया है, तो मैंने यूटी से फीस रिफंड करवाई गया ठीक और है। नस्ट के अंदर मैंने एडमिशन लिया है। ठीक तो है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको आप दोनों टेस्ट दें, एनईटी भी दें और ई कैट भी दें। ठीक है। तो उसके बाद आप देखें कि आपका नस्ट के अंदर किस फील्ड के अंदर हो रहा है और यूटी के अंदर आपका किस फील्ड के अंदर हो रहा है। अगर आपका यूटी के अंदर लेट्स सपोज सिविल इंजीनियरिंग में हो रहा है तो या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में हो रहा है, और नस्ट के अंदर आपका केमिकल में हो रहा है या मटेरियल्स में या किसी और लो फील्ड में, इन्वायरमेंटल में हो रहा है लेट्स सपोज, तो फिर तो आपको यूटी जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फील्ड आपकी अच्छी है। लेकिन अगर आपका नस्ट के अंदर मैकेनिकल में हो रहा है और यूटी में भी मैकेनिकल में हो रहा है तो मैं तो फिर नस्ट ही चूज करूंगा। ठीक है। ठीक है। हर बंदा वैसे नस्ट ही चूज करता है अगर उसका दोनों सेम फील्ड में हो जाए। तो सही है। बाकी कुछ एम होता है स्टूडेंट का, कुछ की ड्रीम्स होती हैं यूटी जाना या नस्ट जाना, तो उस बेसिस पर वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। शुएब साहब ज़रा अब थोड़ी सी हल्की फील्ड की तरफ भी आते हैं। ये बताएं कैंपस लाइफ कैसी है, आपको माहौल किस तरह का मिलता है? क्योंकि अमूमन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपोजिट जेंडर नाम की चीज़ नहीं होती है, तो लोग इस वजह से भी थोड़े से मायूस होते हैं। नस्ट में क्या हिसाब है, और इसके अलावा कैंपस लाइफ कैसी है? आपकी सोसाइटीज़, ग्रूमिंग, एक्सपोजर आपको किस तरह का मिलता है? अच्छा, तो सबसे पहले हमारा एक ईयर जो था वो तो ऑनलाइन गुजर गया, कोई ग्रूमिंग नहीं हुई, ऐसी सी बात है। ठीक है। अभी थर्ड सेमेस्टर के अंदर आए हैं तो हमारा फुल फेस टू फेस हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 माह के अंदर मैं कह रहा हूँ कि काफी ग्रूमिंग हो गई है। ठीक है। ठीक है। बाकी जैसे आप बात करें, सही बात है, इंजीनियरिंग के अंदर जेंडर अपोजिट की बात की है। ठीक है आपने। तो मैकेनिकल के अंदर भी ये सीन होता है और सिविल के अंदर भी ऑलमोस्ट, और इलेक्ट्रिकल में भी ये सीन होता है। तो उसकी बाकी नस्ट की सोशल लाइफ की बात की जाए तो नस्ट बेसिकली अपनी सोशल लाइफ की वजह से ही जानी जाती है, स्टडी के साथ साथ। इस नस्ट के अंदर काफी क्लब्स एंड सोसाइटीज हैं जो आप ज्वाइन करके अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अपोजिट जो जेंडर है उसका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है उधर से, नो ठीक है। प्रॉब्लम। ठीक है। सही है। तो कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है नस्ट की। ठीक है। और आप ये बताइएगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके खाने जी। पीने के, हॉस्टल के, लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने आ जाते हैं? लाइक अगर आप अच्छा। मिनिमम टू मिनिमम चलें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चलें, मैक्सिमम की खैर लिमिट तो नहीं है, लेकिन एक जी। ब्रैकेट हमें बता दें, लाइक 10 से 12, 6 से 7 या 15 से 20, कोई इस तरह अगर आप ब्रैकेट हमें बता दें कि एक एवरेज बंदा अगर अपना खाना पीना सही रखे तो उसको कितना मिनिमम खर्चा आ सकता है? अच्छा, तो सबसे पहले सेमेस्टर के अंदर आपको एक तो फी पे करनी होती है। ठीक है। तकरीबन 1,17,000 चल रही है आजकल पर सेमेस्टर फी। ठीक है। इसके बाद अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो 24,000 इनका रेंट है हॉस्टल का पर सेमेस्टर, पर वो सेमेस्टर। आपको पे करना होता है। ठीक है। उसके बाद मेस जो है वो आपको मंथली बेसिस पर आता है, तकरीबन फिक्स आता है, 7,000 पर मंथ आ रहा है आजकल। ठीक तो है। और लेट्स इसमें सपोज कि थ्री अगर मील्स आप, होती हैं, 3 टाइम्स अ डे? जी 3 टाइम्स होता है। और लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं 4 साढ़े 4 माह का एक सेमेस्टर है तो तकरीबन आपका 5 माह का वो मेस बिल इंक्लूड होगा। ठीक है। तो आपको 35,000 एक खर्चा ये आ गया और 24,000 आपका रेंट आ गया। ठीक तो है। तकरीबन 60 के करीब हम पहुंच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो आपने पे करना ही करना है। ठीक है। उसके बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस, आपके मोबाइल चार्ज करवाना है या आपने बाहर जाना है, कोई ट्रीट वगैरह पार्टी शार्टी करनी है। ठीक है। तो उसके एक्सपेंसेस आप जितने बढ़ा सकें, 5,000 भी कर सकते हैं आप, 8,000 भी कर सकते हैं। सही है। लाइक 5 अगर हम मिनिमम लेके चलें, 7, 5, 12 हज़ार, तो जी। आपका ये खर्चा आएगा ही आएगा जो फीसिस के अलावा है, और जो मंथली बेस्ड है। इसके अलावा चौबीस जी। हजार जो है वो आपका हॉस्टल का फीस है। और नस्ट की सेमेस्टर फीस जो है वो किस तरह, वो कितनी चल रही है आजकल? आजकल 1,17,000 चल रही है पर सेमेस्टर। ओह, 1,17,000। ठीक। जी। और अब आते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ, कि स्कॉलरशिप किस जी। किस्म की होती हैं, कितनी होती हैं, और किन बेस पे मिलती हैं, और आपको किस तरह मिल सकती हैं? ठीक हो गया। तो अब नस्ट आने से पहले नस्ट की एक ही स्कॉलरशिप है, नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है। वो मिलती है। उसके बाद नस्ट जब आप आ जाते हैं उसके बाद एक स्कॉलरशिप है साफ स्कॉलरशिप। ठीक है। वो मिलती है। इसके अलावा एक नो इंटरेस्ट फ्री लोन नस्ट स्कॉलरशिप देती है,
ठीक है, तो मैं अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ सबको कि क्या सीन है इनका। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को। ठीक है, ये आपको नस्ट आने से पहले मिलती है, यानी कि जब आप एनईटी के लिए अप्लाई करते हैं उसी दौरान आपने नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, ये आपको एक एनईटी अकाउंट थ्री, क्रिएट करना होता है। जी एनईटी थ्री में आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तब आपको अप्लाई करना होता है ना? या आप एनईटी वन में भी अप्लाई कर सकते हैं, टू में भी, यानी कि आप एनईटी थ्री की जो डेट क्लोजिंग है ना, नस्ट आने से पहले पहले वो फॉर्म फिल करना होता है ठीक आपको। ठीक ठीक। ठीक है, मेरिट लिस्ट लगने से पहले पहले ये कह लें आप। ठीक है, तो वो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं नेस्ट की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप अप्लाई करना चाह रहे हैं नीट पे स्कॉलरशिप के लिए या नहीं। तो वहाँ पर अगर हम उसको ओपन करते हैं फॉर्म को, तो तकरीबन काफ़ी लंबा फॉर्म होता है वो, तकरीबन 25+ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे होते हैं। उसका क्राइटेरिया अब क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है कि आपके फादर की जो इनकम है वो तकरीबन 45 या 40,000 से लेस होनी चाहिए। ठीक ठीक है, है। बाकी वो हाउसेज वगैरह की डिटेल्स मांगते हैं आपके, मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह मांगते हैं, इसके अलावा फादर इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप वगैरह मांगते हैं। तो उसकी बेस पर सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका पता बेसिकली कैसे चलता है, अगर आपका नस्ट के अंदर एडमिशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपको एक चालान फॉर्म आएगा पे करने के लिए कि आप अपनी फी पे करें। तो उस चालान फॉर्म के अंदर लिखा होगा कि आपकी जो ट्यूशन फी है वो जीरो है, उसकी वजह यह है कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो दे दी गई है। हम्म। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन लेटर भी आता है, उस पर भी लिखा होता है। ठीक है, अब लेट्स एहसास की सपोज कि तरफ। अगर जी जी सॉरी। जी लेट्स सपोज कि अगर किसी स्टूडेंट की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लगती है, उसको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो फी पे करनी पड़ेगी। हम्म हॉस्टल वगैरह के चार्जेस उसने पे करने ही हैं। हम्म। ठीक है, स्कॉलरशिप लगे या ना लगे। उसके बाद वो आएगा नस्ट के अंदर, तो नस्ट के अंदर एहसास स्कॉलरशिप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। ठीक तो है। उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। हम्म। उसकी जो क्राइटेरिया वो भी यही है कि 40,000 से आपकी फादर की इनकम जो है वो लेस होनी चाहिए। उसका जो फॉर्म है वो आपने फिल करना होता है ऑनलाइन, उसके बाद उसको प्रिंट करवा के अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अकेड ऑफिस के अंदर जमा करवाना होता है। ठीक उसके है। बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की बेस पर आपको सिलेक्ट करते हैं कि आपको स्कॉलरशिप दें या ना दें। ठीक लेट्स है। सपोज अगर किसी की ये भी नहीं लगती है ऐसा स्कॉलरशिप, हम्म तो फिर नेक्स्ट के अंदर तीसरी स्कॉलरशिप है हम्म। इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक उसका है। ये सीन होता है कि आप उसका भी फॉर्म मिलता है, नस्ट के अंदर से मिलता है वो फॉर्म। तो ठीक है। उस फॉर्म को आप फिल करते हैं और उसके हम्म। अंदर लिखते हैं कि हमारे ये एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल कोई इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी इशू चल रहा है, तो हमें स्कॉलरशिप चाहिए। तो उसका बेसिकली उसका भी क्राइटेरिया यही होता है कि आपके उसमें इनकम वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं होता। आपको बस सॉलिड रीजन पेश करनी होती है कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से मैं ये स्कॉलरशिप लेना चाह रहा हूँ। और वो 2 सेमेस्टर की ही लगती है। ठीक है, वो अच्छा। आपको 2 सेमेस्टर की फी वो आपकी पे करते हैं। और आपने अपनी तकरीबन 4 साल की डिग्री है तो 11 साल बाद, यानी कि 15 साल, ड्यूरेशन ऑफ 15 साल के अंदर उनको वापस करनी है वो। ठीक 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 ठीक। है, 2 सेमेस्टर की आप पहले लगवाते हो, फिर 2 सेमेस्टर की, फिर दो की, फिर दो की, इस तरह आप क्लियर करते हो अपना। और आपने 15 ईयर शायद उनकी डेट होती है कि 15 ईयर्स के अंदर आपने वापस करनी है उनको वो बगैर सूद के जो आपने उनसे फी ली अच्छा थी। अच्छा। चलें, ये तो काफ़ी ऑप्शन है बच्चों के पास, लाइक अगर उन्हें नस्ट की नहीं मिलती है वो एहसास पे आ सकते हैं, एहसास की भी नहीं मिल जी सकती तो इंटरेस्ट फ्री भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जी अगर किसी बच्चे को नस्ट की मिल गई है फाइनेंशियल एड या नस्ट की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई है तो वो एहसास की भी ले सकता है जी। या दोनों में से एक होता है? अच्छा, जब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लग गई है, तो वो नस्ट वाले खुद रिकमेंड करते हैं कि आप इस सांस के लिए अप्लाई करें। ठीक है, अगर ठीक। उनकी ये सांस लग जाती है तो फिर नीड बेस उनकी कैंसिल हो जाती है और एक सांस पर वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर ये सांस नहीं लगती है तो फिर वो नीड बेस उनकी कंटिन्यू रहती है। सही, ठीक ठीक। तो आपकी नज़र में वैसे कौन सी ज़्यादा बेहतर है, एहसास या नीड बेस्ड? तो सबसे पहले तो नस्ट आने से पहले नीट बेस के लिए अप्लाई करें। अगर जी। नीट बेस लेट्स को लग जाती है या नहीं भी लगती तो सास के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि सास के अंदर इस तरह है कि आपकी ट्यूशन फी जो है वो फुल फ्री है, माफ है। ठीक है, वो गवर्नमेंट पे करती है आपकी। ठीक है। और आपको 40,000 जो है पर ईयर्स वो स्टाइपेंड देते हैं। अच्छा, तो एहसास स्टाइपेंड बेटर है। देन नीट बेस स्कॉलरशिप। ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया। और चलें शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अपने इस आखिरी क्वेश्चन के साथ हम अपनी इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। और इसमें ये बताएं कि अगर किसी बच्चे का नस्ट में नहीं होता है, उसका ड्रीम था नस्ट में ही जाना है, मैंने इंजीनियरिंग करनी है तो नस्ट से ही करनी, उसका नहीं हुआ नस्ट में, तो उसको क्या रिपीट करना चाहिए या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ देखना चाहिए? अच्छा, तो मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर आप आना चाहते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए तो आपको एनईटी भी देना चाहिए, ई कैट की तैयारी भी करनी चाहिए और देना भी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी प्याज है, प्याज का टेस्ट भी देना चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके बाद आपको लेट्स सपोज आपका नेस्ट के अंदर नहीं होता है और यूईटी के अंदर आपका हो जाता है, लेट्स सपोज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में,
तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि गैप ईयर लेने से बेहतर है कि आप उधर चले जाएं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कोई गैप ईयर लेना ही चाहता है, ठीक है, तो वो गैप ईयर ले सकता है। अगर नस्ट आने के लिए काफी स्टूडेंट्स लेते हैं वैसे गैप ईयर, तो हो सकता है कि अगले साल फिर उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मेरिट का कोई भरोसा नहीं होता कि अगले साल बढ़ जाए या कम हो जाए। ठीक है, ठीक। तो अगर किसी का यूटी में या प्याज में हो जाता है नस्ट को छोड़ के, तो वो प्रेफर कर सकता है उनको। चलें शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी हमें नॉलेज दिया, और आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे थैंक यू। बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। एंड में अगर आपके माइंड में कुछ हो क्वेश्चन जो बच्चे आपसे बार बार पूछ रहे होते हैं, या कुछ आप वैसे बच्चों को गाइड करना चाहें, तो आप बता सकते हैं उन्हें। अच्छा, तो आजकल जो एक क्वेश्चन काफी चल रहा है, मुझसे पूछा जो भी जा रहा है कि NET 1 के अंदर फर्स्ट ईयर में से ज्यादा पार्ट आएगा कि सेकेंड ईयर में से आएगा। और कुछ स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन है कि NET 1 आसान होता है, NET 2 थोड़ा सा मुश्किल, और NET 3 बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। NET के अंदर FSC दोनों पार्ट्स इंक्लूड होता है, कहीं से भी आ सकता है। इसके ठीक है। अलावा ये भी गलत कंसेप्शन है कि 1 इजी होता है, 2 इजी होता है, 3 इजी होता है। वो आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि NET जो है वो तकरीबन 1 मंथ के लिए शायद चलते हैं, और फर्स्ट टाइम भी होते हैं और सेकंड टाइम भी, और पेपर डिफरेंट आता है। तो जिस दिन आपका पेपर हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर में से ज्यादा पार्ट आ जाए, या सेकंड ईयर में से ज्यादा, या दोनों में से आ जाए। तो आपकी ठीक। लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हाँ प्रिपरेशन का बता दिया कि प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। बाकी यही क्वेश्चन पूछते हैं कि गैप ईयर लेना चाहिए नस्ट के लिए या नहीं लेना चाहिए। तो आई थिंक के हाँ, वो आपने पहले मैंने आंसर सारा कुछ कर दिया है एक्सप्लेन कि कर दिया आहिस्ता है। आहिस्ता बुक से जी पढ़ना शुरू करें, और गैप जी ईयर अगर आप नहीं होता यूईटी वगैरह में तब आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलें, बहुत जी शुक्रिया आपका, और इसी नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं। बस आप अपनी तैयारी करते रहें, अल्लाह ताला की जो है वो आप मदद लाजमी हासिल करें नमाज के ज़रिए, और वालिदैन से भी दुआएं करवाएं, और अपना जी पढ़ें, और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाएं जब आपके एग्ज़ाम के दिन करीब आने शुरू हो जाएं। तो बस अल्लाह जी। आपका हम यूं नसरो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ओके, अल्लाह।